मैं कहना चाहूंगी, ये पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली गई है, बल्कि इस धरती को हमने अपनी आने वाली पीढ़ी से उधार दिया है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पृथ्वी की रक्षा करें, इसका अच्छे से ख्याल रखें और अपने कारण इसे कोई हानि ना पहुंचाएं। हम अपने खेतों और बगीचों में अनेक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, बिना जाने कि ये सब चीजें हमारी धरती और हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है। And now it has become our duty, the responsibility of the youth, to guide our elders and to protect our earth. हर बच्चे में एक कल का वैज्ञानिक रहता है, हर बच्चे में कल का नागरिक है, हर बच्चे में एक अच्छा शिक्षक है, हर बच्चे में एक कल का किसान है। To substitute the nitrogen content, we use urea. And you all are aware that we spread urea at a certain distance from the plant. This is because urea harms the delicate parts of plant. Now, the question arises, then when it is harming the plant, what good can it do? We do not need to use the urea, as there are certain bacteria there in the soil, which trap the atmospheric nitrogen and make it available to plant. And all we have to do is to provide a healthy environment for such bacteria and microorganisms to grow. हमारी वायु में नाइट्रोजन बहुत है, 70%. तो हमें यूरिया की जरूरत नहीं है. Another very essential element for plant is potassium. People use potash as its substituent. But this potash was once commonly used as gunpowder. So, imagine if this potash was once used for destroying the human species, what good it will do to the plants? मूल रूप से लालच था कि हमें तुरंत लाभ मिले। सब किसान भाई उस समय कहते थे कि हमने फटाफट सब कुछ हो जाए। नाइट्रोजन ज्यादा दे दिया आपने या फास्फोरस ज्यादा दे दिया, बैलेंस होना चाहिए एनपीके का। फास्फोरस और नाइट्रोजन दो ऐसी चीजें आप ज्यादा देने की कोशिश करते हो, बाजार से मिलते हैं ना वो सब्सिडी पे, सब देने की कोशिश करते हैं, ये नहीं करने का। आपको मालूम है कितना पैसे गवर्नमेंट इन रासायनिक खादों की सब्सिडी पे खर्च कर रही होती है हर साल? कोई आइडिया? 1 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी में जाता है। रासायनिक उर्वरकों का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में ऑलमोस्ट खत्म सा है, बहुत घट गया है। तो वो सब भी उसका भी जीने का जो जरिया था, जो हमारे मित्र कीट थे, वो भी कम हो गया। इसीलिए तो इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेंटर बनाने का जरूरत पड़ा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट पे इतना बातें करने की जरूरत हो रही है, जो कि हमारे पूर्वज कभी सोचते नहीं थे। वो आराम से अपना जैविक खेती ही करते थे। So if my father, my mother, my grandfather could survive with cultivating the land at 10,000 feet in Lahul, I'm sure they brought me here. They had a lot of knowledge. अगर हमको इकोसिस्टम, सॉइल इकोसिस्टम ठीक रखना है तो वर्म्स की पॉपुलेशन को मिट्टी के अंदर बढ़ाना है और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करके हम इस पॉपुलेशन को फिर हम बढ़ा सकते हैं। जब भी खेतों में स्प्रे की जाती है, वह स्प्रे बारिश के साथ नदियों नालों में पहुंच जाती है। वह दूषित पानी हमारी नदियों से होकर हमारे घरों तक पहुंच जाता है। कीटनाशक, जो रासायनिक कीटनाशक, वो खतरनाक चीज है। उसका गलत इस्तेमाल अगर हुआ तो उससे लोग मर सकते हैं। इसीलिए यूएसए में उसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस का जरूरत होता है। डीडीटी पहला मनुष्य जनित कीटनाशक था जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मच्छरों एवं दूसरे कीड़ों को मारने के लिए प्रयोग में लाया गया था। वह पहले कीड़ों के शरीर में गया, फिर उसे खाने वाले पक्षी के शरीर में, और कई पक्षियों व जानवरों की मौत का कारण बना। किंतु 1972 में जनता के आक्रोश के बाद डीडीटी को अमेरिका में बैन किया गया, फिर पूरी दुनिया में। पर आज भी डीडीटी की बादशाहत कायम है। लोग छुप छुप कर इसका प्रयोग करते हैं। कीट को पूरी तरह से नष्ट करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं
तो यह खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को काफी नुकसान पहुंचाता है। कीटनाशक सिर्फ कीट को मारने के लिए ही होते हैं, लेकिन 70% जीव हमारे लिए लाभकारी होते हैं, जिसके कारण ये भी मर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में कहीं पक्षी विलुप्त ना हो जाएं। सोचिए कैसा होगा अगर हिमाचल में एक भी मोनाल व एक भी जुजुराना ना रहे। And last is the solution of all these things here and here. हम परमाणु अस्त्र तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते क्या? हम भी गोलाबारी शुरू होता है तो थोड़ा बहुत हम भी गोली मारते हैं, फिर मिसाइल दागेंगे, युद्ध भी फैल जाएगा अगर, लेकिन हम परमाणु अस्त्र थोड़े इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जब कीट मकोड़ों के बात आता है, सीधे हम सोचते हैं अरे भाई कौन सा कीटनाशक रासायनिक डालें। आपके पास हजार हथियार है आजकल, जैसे हमने अभी बता रहे थे, हथियार हमारे पास बहुत है। हमको चुनना है कौन सा हथियार का इस्तेमाल करना है, कब करना है, इसलिए हमारा पैदावार ज्यादा कर सकते हैं। बायो कंट्रोल। All we need to do is to switch to organic farming to provide a healthy environment which is favorable for the microorganisms to grow and do their work so that the farming is done and crops are grown naturally. And we need not to use the chemicals. In that way, we will grow healthy and eat healthy. अगर बच्चे अवेयर हैं कि हमें ये चीज़ खानी है क्योंकि ये जैविक है या इसके फायदे ज़्यादा हैं, तो उस चीज़ की मार्केट अपने आप डेवलप हो जाएगी। कैसे हम छोटे किसानों को जिनके पास कम ज़मीन है और जो जैविक में आना चाहते हैं, जो अपने पैसे को दवाइयों में नहीं खर्च करना चाहते, उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, परस्पर गारंटी प्रणाली। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे आपको लेक्चर दे रहे हैं, साफ बोल कर रहे हैं, जैसे भी है हो सकती है, टेस्टेड है, मतलब रोड टेक्नोलॉजी है। पहले तो दिमाग में होता है कि ऑर्गेनिक में यील्ड कम हो जाता है, उपज कम हो जाता है। अभी हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उपज नहीं कम हो। आप एक सोच लीजिए, आप जो इनऑर्गेनिक डालते हैं 5 से 6 किलो एक एप्पल के पेड़ में डालते हैं, आपको 60 रुपया खर्चा होता है ऑन एन एवरेज। ये हम अब 100 ग्राम डालना है साल में, आपको 30 रुपया खर्च है, और ट्रांसपोर्ट और लेबर का सोच लीजिए। मैं एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हूँ, हम सामान बनाते हैं, हम बैक्टीरिया बनाते हैं, सामान नहीं बैक्टीरिया बनाते हैं। तो ये साइंटिस्ट लोग जो तैयार करते हैं कि ये इसके ऊपर काम करेगा, ये इसके ऊपर काम करेगा, वो हम बहुत प्रॉपरली बनाते हैं। तो इन लोगों ने जो आइडिया देता है उनको लेके हम आगे बढ़ते हैं, वो आपके पास हम पहुंचाते हैं। आप इनसे सुन लीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करके दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके चालू कीजिए, एक दिन तो एक चेंज आना ही है। अभी जैसे बॉम लाइफ जो रोल अदा कर रहे हैं, उसमें सोचने वाली बात है कि हम इतना भी लालच में ना आ जाए कि हम अपनी भविष्य जो पीढ़ी है उससे कुछ छीन लें।